कैश मेमोरी में ही दो और चीजें निकल के आती हैं। जब अपन ने बात की एक्सेस टाइम को, कैश मेमोरी सीपीयू के एक्सेस टाइम को कम करता है। तो अपन यहाँ देखते हैं दो पॉइंट है अपने पास। पहला है मेमोरी एक्सेस टाइम, ठीक है। तो मेमोरी एक्सेस टाइम क्या होता है? सीपीयू को मेमोरी के पास पहुंचने में, उस पर्टिकुलर प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन को पढ़ने में या लिखने में जो समय लगता है, दैट इज कॉल्ड मेमोरी एक्सेस टाइम। क्लियर? सीपीयू को मेमोरी के पास पहुंचने में, डेटा या प्रोग्राम को या इंस्ट्रक्शन को पढ़ने में या लिखने में जो समय लगता है वो होता है मेमोरी एक्सेस टाइम। अब अपन बात करें दूसरा जो वर्ड है मेमोरी साइकिल टाइम। दूसरा जो वर्ड है मेमोरी साइकिल टाइम। ये जो वर्ड है वो अपन समझते हैं कैसे करता है, ठीक है। मेमोरी साइकिल टाइम को अपन समझेंगे, पर पहले अपन एक एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको मेमोरी साइकिल टाइम बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ये इंपोर्टेंट है। अपने पास एक प्रोग्राम है जिसका नाम है P1 और अपने पास दूसरा प्रोग्राम है जिसका नाम है P2, ठीक है। P1 और P2। अब P1 प्रोग्राम खत्म कहां पे हुआ है? इस पर्टिकुलर पोजीशन पे P1 प्रोग्राम खत्म हुआ और P2 प्रोग्राम चालू कहां से हुआ है? यहां से चालू हुआ। देख रहे हैं? तो दो प्रोग्राम के बीच के जो अंतर है उसको बोलते हैं अपन मेमोरी साइकिल टाइम, ठीक है। क्योंकि इसमें बीच में एक टाइम डिले भी रहता है। एक टाइम डिले है, एक प्रोग्राम खत्म हो रहा है और दूसरा प्रोग्राम शुरू हो रहा है, तो इसके बीच में जो डिले होता है उसको बोलते हैं अपन। तो ये मेमोरी जो साइकिल टाइम है वो डिपेंड करता है कि एक प्रोग्राम और दूसरे प्रोग्राम के बीच में अंतर कितना है। मेमोरी साइकिल टाइम मेमोरी एक्सेस टाइम से थोड़ा सा ज्यादा रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि अगर अपन मेमोरी साइकिल टाइम को परिभाषित करें तो मेमोरी साइकिल टाइम की जो डेफिनेशन है वो बोलती है कि दो स्वतंत्र कार्यों को करने के बीच का जो समय है, चालू करने का समय है, उसको बोलते हैं अपन मेमोरी साइकिल टाइम। तो पहला जो स्वतंत्र कार्य प्रोग्राम है P1 वो स्टार्ट हुआ यहां से और दूसरा है यहाँ P2 यहां से हुआ। तो इसके बीच के जो पूरा गैप है इसको बोलेंगे अपन मेमोरी साइकिल टाइम, ठीक है। तो मतलब मेमोरी एक्सेस टाइम P1 के लिए मेमोरी एक्सेस टाइम क्या होगा? कितना होगा? मेमोरी एक्सेस टाइम। और मेमोरी साइकिल टाइम कितना होगा? A। तो मतलब अगर अपन बोले फॉर्मूले में अगर इसको रखें तो अपन बोल सकते हैं मेमोरी साइकिल टाइम इज इक्वल टू मेमोरी एक्सेस टाइम प्लस टाइम डिले, ठीक है। टाइम डिले मतलब एक प्रोग्राम को खत्म होने में और दूसरे प्रोग्राम को स्टार्ट होने में उसके बीच का जो टाइम गैप है वो उसको बोलते हैं टाइम डिले। तो मेमोरी साइकिल टाइम इक्वल टू मेमोरी एक्सेस टाइम प्लस टाइम डिले। अब अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम का मेमोरी एक्सेस टाइम 25 मिलीसेकंड है और टाइम डिले 10 मिलीसेकंड है, तो उसका मेमोरी साइकिल टाइम कितना होगा? तो अगर अपन बात करें मेमोरी एक्सेस टाइम लिखेंगे अपन 25 सेकंड और टाइम डिले अगर लिखेंगे 10 सेकंड, तो
मेमोरी साइकिल टाइम इक्वल टू हो जाएगा मेमोरी एक्सिस टाइम प्लस टाइम डिले, और ये हो जाएगा 25 प्लस 10 इक्वल टू 35 या 35 मिली सेकेंड। क्लियर? तो ऐसे अपन मेमोरी का साइकिल टाइम निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो ये होती है आपकी कैश मेमोरी। अब अपन देखते हैं कि जो प्राइमरी मेमोरी में बेसिकली ये 3 मेमोरी होती हैं। कौन सी अपन ने पढ़ी थी? एक तो होती है रैम, एक होती है रोम और एक होती है कैश मेमोरी। तो 3 टाइप की जो मेमोरी होती है जनरली प्राइमरी मेमोरी में अपन कंसीडर करते हैं। अब एक और है, वो भी मेमोरी का ही टाइप है, पर उसको अपन हार्डवेयर में भी पढ़ेंगे, जिसका नाम है रजिस्टर। रजिस्टर ये बहुत सारे टाइप के होते हैं रजिस्टर। तो ये भी, इसको भी अपन कहीं ना कहीं प्राइमरी मेमोरी से लिंक करते हैं। पर अगर आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि रजिस्टर प्राइमरी मेमोरी है कि नहीं, तो उसमें अपन डिपेंड, जो मल्टी चॉइस क्वेश्चन में अपन देखेंगे कि किस किस कंडीशन में उसको अपन रखेंगे और किसमें नहीं रखेंगे। जनरली अपनी प्राइमरी मेमोरी होती है रैम और रोम, और इसका जो रैम का एक और वर्जन है कैश मेमोरी। तो इनको अपन प्राइमरी मेमोरी की उसमें कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है? रजिस्टर भी एक प्रकार की मेमोरी है, जिसको अपन कैसे डिफाइन या परिभाषित करते हैं और कितने टाइप की होती है, ये अपन देखते हैं। तो अब अपन बात करते हैं कि जो रजिस्टर है वो कहाँ कहाँ यूज होता है। तो रजिस्टर को अपन प्राइमरी मेमोरी में भी यूज कर सकते हैं, और कुछ जो पार्ट है रजिस्टर का वो सेकेंडरी मेमोरी को एक्सेस करने के लिए भी यूज होता है। रजिस्टर को अपन एक्चुअल में देखेंगे हार्डवेयर के चैप्टर में कि रजिस्टर कैसा दिखता है, और अभी अपन देखते हैं कि रजिस्टर क्या होता है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं रजिस्टर, REGISTER। अगर रजिस्टर की स्पीड के बारे में अपन बात करते हैं, तो ये रजिस्टर सिस्टम यूनिट में सबसे ज्यादा फास्ट होता है। तो अगर अपन इसको बोले फास्टेस्ट मेमोरी, तो ये गलत नहीं होगा। फास्टेस्ट मेमोरी। ठीक है? तो रजिस्टर फास्टेस्ट मेमोरी डिवाइस है। ये पक्का क्लियर है कि सबसे ज्यादा फास्ट होता है डेटा को स्टोर रखने में और उस पर्टिकुलर डेटा को निकालने में। सबसे ज्यादा फास्ट रजिस्टर ही काम करता है। अब अपन देखते हैं कि रजिस्टर का जो यूज होता है वो क्या के लिए होता है। तो रजिस्टर का यूज भी बाकी मेमोरियों के जैसे डेटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए ही होता है। अब रजिस्टर का यूज कैसे होता है ये अपन देखते हैं। सपोज अपना ये इनपुट डिवाइस है, अपन ने बात की थी, ये अपना रजिस्टर है, ये अपना रजिस्टर है, फिर ये अपना सीपीयू है, फिर ये अपना रजिस्टर है, और ये अपनी आउटपुट डिवाइस है। इनपुट और आउटपुट डिवाइस को डीप में पढ़ने के लिए आप चैप्टर नंबर 2 देखिए। अब यहाँ पे देखिए इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के और सीपीयू के बीच में कहीं ना कहीं रजिस्टर वर्क कर रहा है। तो जो रजिस्टर होता है उसका मेन काम क्या होता है ये आप देख लीजिए। अगर इनपुट यूजर के द्वारा, यहाँ पे यूजर काम करता है, अपन ने बात की थी चैप्टर फर्स्ट में, यहाँ पे यूजर काम करता है और यहाँ पे भी यूजर काम करता है। ठीक है? यहाँ पे भी यूजर काम करता है, यहाँ पे भी। तो यूजर के द्वारा कोई भी डेटा इंस्ट्रक्शन इनपुट डिवाइस के माध्यम से अगर अपन को सीपीयू को देना पड़ता है कायदे भी प्रोसेस करने के लिए, जो अपन ने फर्स्ट चैप्टर में डीप में पढ़ा था, तो वो कहाँ स्टोर होता है? इनपुट डिवाइस
डेटा को रजिस्टर में स्टोर करने के लिए बोलती है, मतलब वो डेटा रजिस्टर में स्टोर होता है। उसके बाद रजिस्टर से सीपीयू को प्रोसेस करने के लिए डेटा मिल जाता है। जैसे ही सीपीयू प्रोसेस करता है डेटा, तो डेटा प्रोसेस होने के तुरंत बाद रजिस्टर में स्टोर होता है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द आउटपुट डिवाइस कि उसको स्टोर करना है किसी पोजीशन पे या आउटपुट डिवाइस पे डिस्प्ले या रिजल्ट दिखाना है, वो डिपेंड करता है सीपीयू की जो प्रोसेस है और सीपीयू की ओर से आउटपुट डिवाइस को क्या इंस्ट्रक्शन मिली है। पर रजिस्टर तुरंत के जो परिणाम है या तुरंत यूजर द्वारा इनपुट डिवाइस को इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम का जो डेटा दिया जाता है वो रजिस्टर में स्टोर होता है। क्लियर? अब अपन देखते हैं रजिस्टर के बेसिक ऑपरेशन क्या होते हैं। तो जो मेन ऑपरेशन है, मेन ऑपरेशन परफॉर्म बाय रजिस्टर, तो पहला होता है फेच। फेच, ये फेच ऑपरेशन में क्या काम होता है? यूजर के द्वारा इनपुट डिवाइसेस के माध्यम से जो डेटा लिया जाता है उसको रजिस्टर फेच करके रख लेता है। और अपन दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि यूजर के द्वारा जो डेटा या इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम मिल रहा है उसको रजिस्टर स्टोर कर लेता है। उस प्रोसेस को ही अपन फेच प्रोसेस बोलते हैं। दूसरा है डिकोड। डिकोड जो प्रोसेस होती है उसमें जो यूजर के द्वारा इनपुट डेटा लिया गया है उस पर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं अपन डिकोड। तो ये जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है उसको भी रजिस्टर होल्ड करके रख लेगा। और तीसरा है एग्जीक्यूट। जो तीसरा ऑपरेशन होता है एग्जीक्यूट, इसको मेनली जो सीपीयू होता है या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है उसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है। पर उसके बाद जो रिजल्ट या परिणाम आते हैं उनको स्टोर कौन करता है? रजिस्टर करता है। तो बेसिक ऑपरेशन है जिनमें रजिस्टर का बहुत ज्यादा योगदान रहता है।